वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। हेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत डीएलएड सिलेबस मैं आपके बीच में कंप्लीट कर दिया हूं और अब इसका प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेकर के मैं लगातार आ रहा हूं। इसमें मैंने दो प्रैक्टिस सेट जो है आपके बीच में रखा है डीएलएड सिलेबस का, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ले करके उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसका जो टाइप होगा उसी तरह से एमसीक्यू के रूप में, और जैसा कि आपको मालूम है ये जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है ये हिमांशु क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक प्रैक्टिस सेट बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जाकिर हुसैन से ये शुरू है क्वेश्चन, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके पहले के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले दो प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर वो दोनों प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहाँ से आप उन दोनों प्रैक्टिस सेट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और जो उसमें उसके अंतर्गत क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, 1 जून 1872, 2 जुलाई 1884, 8 फरवरी 1897 और 12 अप्रैल 1898। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 फरवरी 1898। यानी ये जाकिर हुसैन का जन्म तिथि है 8 फरवरी, जन्म ईस्वी जो है 1897 है। देखिए, जाकिर हुसैन का जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जन्म तिथि जो मैंने आपको बताया और ये जन्म स्थान हैदराबाद। हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 कहता है कि 1920 यानी 1920 में स्थापित किस विश्वविद्यालय के संस्थापक जाकिर हुसैन हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और है धारवाड़ विश्वविद्यालय। कुल 6 लोगों ने इस विश्वविद्यालय का, इस कॉलेज जो बाद में विश्वविद्यालय का रूप लिया, उसकी स्थापना किया था। उसमें एक जाकिर हुसैन भी थे और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि 1920 में स्थापित जो विश्वविद्यालय है उसका, जिसकी स्थापना जाकिर हुसैन ने किया, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1948 में जाकिर हुसैन को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। देखिए, अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो जाकिर हुसैन की जीवनी से रिलेटेड है, उनके बारे में, उनका जो व्यक्तिगत परिचय है उसके बारे में मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद जो इनका शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1948 में जाकिर हुसैन को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके कुलपति नियुक्त किए गए थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 1957 से 1962 में जाकिर हुसैन किस राज्य के राज्यपाल थे। देखिए, ये जीएस सिलेबस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका डीएलएड सिलेबस के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इस प्रश्न का आंसर है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। कब से कब तक? 1957 से 1962 तक। तो इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, बिहार हुआ। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक किस पद पर थे। अब देखिए, एक
तो बिहार के राज्यपाल थे। अब 1962 से 1967 तक किस पद पर थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के पद पर थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब से कब तक, 1962 से 1967 तक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब थे, कब से कब तक ये राष्ट्रपति थे। देखिए 1952 से 1957 ऑप्शन भी है, 1967 से 1969, 1962 से 1967, 1977 से 1982। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1967 से 1969 तक। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि सिर्फ 2 साल ही क्यों ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन उन राष्ट्रपतियों में हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई और ये अपने कार्यालय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये सिर्फ 2 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रह पाए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं और वहाँ भी मैंने आपको बताया, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। तो ये है इसका सही जवाब। अब आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खाली जगह को वास्तविक शिक्षा मानते हैं, यानी किसे डॉक्टर जाकिर हुसैन वास्तविक शिक्षा मानते हैं, आत्मानुभूति, जीविकोपार्जन, सहानुभूति या सहसंबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति को जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो वास्तविक शिक्षा मानते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि किसे वास्तविक शिक्षा मानते थे, अब यहाँ पर है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो मानते हैं। ऐसे तो उद्देश्य बहुत से माने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र उद्देश्य के रूप में उन्होंने किसे माना, तो जीविकोपार्जन, मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास, स्वतंत्रता या संतुलन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नंबर बी, मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास। ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का एकमात्र अगर उद्देश्य के रूप में देखें तो मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे नोट भी करेंगे जो आपको जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी। और मैं लगातार आपको कहता हूँ कि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके बीच में रखता हूँ तो आप एक कॉपी और पेन ले करके बैठे और अपना स्कोर लगातार करते रहें। और चूँकि मैं आंसर भी तुरंत बता रहा हूँ तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने जो किया वो सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जाकिर हुसैन ने शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया है, 2, 3, 5 और 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के स्तरों को विभाजित किया, कितने स्तरों में विभाजित किया, 2, 3, 5 और 7। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, नंबर सी है, यानी कि 5 स्तरों में विभाजित किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बताया। और अब चलिए इन 5 स्तर हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से 5 स्तर हैं। तो ये देखिए ये 5 स्तर कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये स्तर कौन कौन हैं, तो पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है पूर्व माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा, चौथा है उच्च शिक्षा और 5वां है विशेष शिक्षा।
ये 5 स्तरों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अब आगे देखिए, है क्वेश्चन नंबर 11 कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है या हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि बच्चों को बाहरी जगत से साक्षात्कार कराना, उसके बाद है कि बच्चों को मूल्य का आदर्श चरित्र को प्राप्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों से अवगत कराना, परिवर्तनशील विश्व समाज के अनुरूप बालकों को ढालने का प्रयत्न करना, और ऑप्शन नंबर डी है बालकों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी डी ये सभी सही है, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, 1 से अधिक। नंबर 12 है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की बात कही है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कर्म को, विज्ञान को, धर्म एवं भाषा को और इतिहास को। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की जो बात कही है उसमें कर्म भी है, विज्ञान भी है, धर्म एवं भाषा भी है और इतिहास भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, 1 से अधिक। यानी इन सभी को शामिल करने की बात कही है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किस उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 5 से 14 वर्ष। अब देखिए आज का जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, या जो 2009 में जो आया राइट टू एजुकेशन, उसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस वक्त जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी, उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 6 से 12 वर्ष। इस उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो 14 अब आ जाते हैं जे कृष्णमूर्ति के ऊपर। इनके बारे में जो सभी प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और मैं आपको यहाँ पर उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। कौन सी रचना है, शिक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15 कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में कहाँ हुआ ये भी मैं आपको बता दूं, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ये आप नोट कर लीजिएगा, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 को, 18 जून 1892 को, 23 मई 1898 को या 15 अगस्त 1902 को। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। देखिए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था और इसी के रूप में शॉर्ट फॉर्म में इन्हें जे कृष्णमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अब है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, संभाषण, निबंध, संस्मरण, एकांकी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो शिक्षा इनकी कृति है वो एक संभाषण है, इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो कृति है वो एक संभाषण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि जे कृष्णमूर्ति ने सबसे ज़्यादा जो चोट किया है वो भय के ऊपर किया है और इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जहाँ भय होगी वहाँ मेधा नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी वहाँ मेधा होगी। अब बात यहाँ पर आपको आ रहा होगा
कि अनुशासनहीनता भी एक जगह है जहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। तो जहाँ अनुशासनहीनता होगी वहाँ भी मेधा हो सकती है, जहाँ परंपरा है वहाँ भी मेधा हो सकती है, लेकिन जहाँ भय होगी वहाँ मेधा नहीं होगी, होगी भी तो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो जे कृष्णमूर्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? 20 है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। जैसे सिंपल टाइप से देखें तो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना एक अचीवमेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना, जीवन को आरामपूर्वक जीना। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। जीवन को समझना जो है वो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज़्यादा कठिन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? आप टिक आउट कर लेंगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ आप पढ़ें और उसमें टिक आउट करें, और फिर उसके बाद तो मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ। तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, व्यापार, प्रसिद्धि या व्यापकता? देखिए, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो उन्होंने सच्ची शिक्षा के बारे में बताया है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यापकता। यानी सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता प्रदान करती है। आगे है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, परतंत्र, अनुशासित या दायित्वपूर्ण? अब देखिए, जो बचपन में जिस तरह के वातावरण की ज़रूरत पड़ती है वो न परतंत्र की पड़ती है, ना अनुशासित की पड़ती है, ना दायित्वपूर्ण की पड़ती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। अब आगे बढ़ जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना? तो इसका भी बहुत सिंपल जवाब है। इसका उन्होंने जो अर्थ बताया है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्य की खोज करना जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जिंदगी का अर्थ है। आगे है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। अब क्या चीज़ को नष्ट करता है? तो उत्साह, नाराजगी, खुशी या भय, क्या चीज़ जो है ये मानव के विचारों को, उसके संबंधों को और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, उन्होंने भय को इस मामले में उत्तरदायी ठहराया है और इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी होगा, भय। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों को, उसके प्रेम को भय जो है वो नष्ट कर देता है। आगे है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? विकास की ओर, परंपरा की ओर, नाश की ओर या प्रतिस्पर्धा की ओर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हो सकता है आप वहाँ कंफ्यूज करें, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि संपूर्ण विश्व जो है वो नाश की ओर आगे बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? विक्रम सेठ की, मोहन राकेश की, जे कृष्णमूर्ति की या अब्दुल कलाम आज़ाद की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की ये कृति है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब आप लगाएंगे जे कृष्णमूर्ति। आगे है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वह प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। शुरू के ही प्रश्नों में हमने इसका आंसर जान लिया था और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, उसी के आधार पर उनकी जो कृति है शिक्षा वो है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब आगे है कि लॉर्ड व्हीटर किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे? अब इस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या जे कृष्णमूर्ति? इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जे कृष्णमूर्ति।
यानी लॉर्ड बेटर विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे जे कृष्ण मूर्ति के रूप में। और जब दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से इनको बुलाया गया था तो विश्व शिक्षक के रूप में इन्हें देखा गया था। तो इसका सही जवाब है जे कृष्ण मूर्ति। ये आप नोट कर लेंगे कि लॉर्ड बेटर विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे जे कृष्ण मूर्ति को। आगे है कि शिक्षा पाठ के अनुसार पक्षी, फूल, वैभवशाली वृक्ष, आसमान या सितारे, ये नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? बाग, जंगल, जीवन, प्राण। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये देखेंगे तो लगेगा तो संसार है कि पक्षी है, उसमें फूल है, वैभवशाली वृक्ष हैं, आसमान है, ये सितारे हैं, ये नदियाँ हैं। अब इसका निर्माण क्या करती है? तो इसका निर्माण जो है वो ऑप्शन नंबर सी जीवन करती है। तो 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 30 है कि सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्त का क्या अर्थ है? समस्त भयों से मुक्ति, समस्त दुखों से मुक्ति, समस्त सुखों से मुक्ति, गम से मुक्ति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, समस्त भयों से मुक्ति। हम लोग लगातार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को और शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किया कि जे कृष्ण मूर्ति ने भय को सबसे बड़ा कारण माना है। शिक्षा में अवनति हो, सत्य की खोज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो जहाँ अवरोध उत्पन्न जो करता है जो चीज़, वो भय है। तो इसका सही जवाब है समस्त भयों से मुक्ति जो है वो है ना, वो सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्त को क्या मतलब मुक्त का क्या अर्थ है? तो समस्त भयों से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जॉन डीवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1860, 1855, 1857 या 1859? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है 1859। देखिए जॉन डीवी का जन्म 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। तो ये बहुत ही नोट कर लेने वाला एक टॉपिक है, इसलिए आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करके रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 है कि जॉन डेवी किसके संस्थापक थे? ज्ञान संबंधी विकास के, व्यवहारवाद के, मानव प्रकृति का सिद्धांत या रोजगार संबंधी विकास? इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के संस्थापक थे। नंबर 33 कहता है कि डीवी ने शिक्षण विधि के सिद्धांत बताएं। कौन सा? ऑप्शन ए है करके सीखना, बी है स्वानुभव द्वारा सीखना, सी है प्रयोग द्वारा सीखना, डी है रुचि का सिद्धांत एवं एकीकरण का सिद्धांत। मैं आपको बता दूं कि डीवी ने जो शिक्षण विधि के सिद्धांत बताए हैं उसमें ए भी है करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, रुचि का सिद्धांत एवं एकीकरण का सिद्धांत, ये सब बताया है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में एक से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि जॉन डीवी किस प्रकार की शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? विशेष शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील शिक्षा। यानी जॉन डीवी जो हैं वो प्रगतिशील शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा को लेकर के जो जॉन डीवी के मत हैं, जो जॉन डीवी का जिसके बारे में कहना है, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। नंबर 35 है जॉन डीवी के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है? आर्थिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये इसका सही जवाब होगा। शैक्षिक प्रक्रिया के दो पक्ष हैं जॉन डीवी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो इसका जो सही आंसर मैंने क्या बताया? ऑप्शन नंबर बी। जॉन डीवी जो हैं वो शिक्षक से क्या आशा करते हैं?
यह आशा करते हैं कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। पहले के भी वीडियो में जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो आपको इसका सही आंसर पता होगा। जॉन डीवी जो हैं वो शिक्षक से आशा करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, यह बालक के लिए सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा जिससे उनका सामाजिक विकास हो सकेगा। शिक्षक के बारे में उनका कहना है। दूसरा है, शिक्षक को विद्यालय में ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे बालक अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके। सी है, शिक्षक को बालक का मित्र होना चाहिए। जो ऑप्शन डी है, शिक्षक को बालक का मार्गदर्शक होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने सही आंसर लगा लिया होगा। मैं आपको बता दूँ, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। शिक्षक से डीवी ये सभी तरह के आशा करते हैं। दोस्तों, जॉन डीवी का जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, विद्यालय शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए। विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी है कि विद्यालयों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाता है। डी है, जीवन एक सच्चा शिक्षक है। अब इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि विद्यालयों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे है नंबर 38 है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है और ध्यान से इसको पढ़िए। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये कथन किसका है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, जॉन डीवी, जॉन लॉक, महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जॉन डीवी। यानी इनका ये कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रगतिशील शिक्षा है। ऑप्शन ए है, इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सजा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी है कि समस्या के समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर देता है। सी है, अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं ऑप्शन डी है कि पाठ्यपुस्तकों के आसपास केंद्रित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है। दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो है वो समस्या के समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर देता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं कि समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा एवं सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण। ऑप्शन ए आपने देखा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ऑप्शन बी है, ज्ञान रटने के विपरीत सीखना तथा आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर। ऑप्शन सी है कि लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तथा एकीकृत पाठ्यक्रम विषयगत इकाइयों पर केंद्रित है। ऑप्शन डी है कि समस्या के समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर तथा पाठ्यपुस्तकों पर जोर देना, कई संसाधनों पर जोर देना। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये सभी होंगे। ए यानी समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा एवं सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण। बी, ज्ञान रटने के विपरीत सीखना तथा आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तथा एकीकृत पाठ्यक्रम विषयगत इकाइयों पर केंद्रित है। वहीं ऑप्शन डी है कि प्रगतिशील शिक्षा समस्या के समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर तथा पाठ्यपुस्तकों पर जोर देना, कई संसाधनों पर जोर देना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है ये मैं आपको बता दूं कि किसका तर्क यह था कि विद्यालय जो है वह व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आपको मैं बता दूं, अगर जॉन डीवी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका तर्क था कि विद्यालय व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी का यह तर्क था, विद्यालय व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उस आधार पर बात करें तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी। अब 43 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है? दोस्तों ऊपर हम लोगों ने इसका आंसर देखा, जॉन लॉक, जॉन डीवी, रूसो या बिने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। नंबर 44 है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है। क्या? समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। ऑप्शन बी है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन सी है, बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन डी कहता है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका आकर्षण और संवर्धन करना चाहिए। वहीं ऑप्शन डी है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नंबर 46 है, दो विषयों द स्कूल एंड सोसाइटी, द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पर पुस्तक किसने लिखी? एमाइल दुर्खिम, जॉन ड्यूई, पॉलो फ्रायर या वासिल बर्नस्टीन। देखिए कहीं कहीं जॉन ड्यूई भी रहेगा, जॉन डीवी भी रहेगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूई। यानी जॉन डीवी द स्कूल एंड सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पर पुस्तक लिखी है। तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। 47 क्या है? देखिए 47 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में क्या होता है? अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, शिक्षार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञात को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन डी है, शिक्षक एक निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञात का अनुसरण किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है कि शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र अनुभव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े रूप में है क्वेश्चन, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कक्षा में छात्र अनुभव कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और सभी छात्र अपने स्वयं के अधिगम में भाग लेने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। वे जानकारी को पूर्व के अनुभवों से जोड़ रहे हैं।
इस प्रकार नए ज्ञान के साथ संबंध को गहरा कर रहे हैं। ये जो घटना है किस प्रकार की शिक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विशेष शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा या एकीकृत शिक्षा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रगतिशील शिक्षा। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? ध्यान दीजिए, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। ध्यान दीजिए क्या प्रगतिशील कक्षीय माहौल का अनुसार नहीं है, तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता ऑप्शन ए है। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, सी है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, डी है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अब देखिए इसका जो सही जवाब है ना वो क्या है, ध्यान दीजिए कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्यापक के द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या है? 50 है कि डीवी के अनुसार शिक्षण विधियाँ हैं या हैं? इसका आंसर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी। क्रिया द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि को भी उचित ठहराया है। तो देखिए डीवी के अनुसार जो शिक्षण विधि या विधियां हैं इसमें वो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एरिक्सन, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिमुखी प्रक्रिया जिसमें विद्यालय, शिक्षक और छात्र ये तीनों इन त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और ये कथन किसका है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? एरिक्सन, महात्मा गांधी, जॉन डीवी या मारिया मॉन्टेसरी? तो इसका सही जवाब होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको 51 क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड किया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप अक्सर लाइक नहीं करते। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।